गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को बहुत नमस्कार। आई होप कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आपकी क्लास हो गई शुरू। तो एक बार मुझे बेटा अपने मोबाइल में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि शायद मेरे पास ना भी ये थोड़ा सा इशू आ रहा है कमेंट का ना। तो मैं अपने मोबाइल में चेक करता हूँ कि क्या आपकी क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं। है ना, कमेंट नहीं जा रहे ना। मैं एक बार ऊपर भी बोल देता हूँ। नोनिस भाई, ना मेरे पास कमेंट आ रहे हैं ना आपसे किए जा रहे हैं, प्लीज़ चेक कर लो एक बार। चलो बाकी हम क्लास शुरू कर लेते हैं। और अब कमेंट आ गए हैं। रामपाल, सूरज, मनोज, प्रजापति, वेक्टर, है ना, कुछ कमेंट हमारे पास आने शुरू हुए हैं। और अगर सभी का वही क्लास एकदम सही से चल गई हो तो मुझे बताओ। अच्छा, मेरे वाले में तो ना एरर वरर दिखा रहा कुछ। चलो कोई बात नहीं। हाँ, हमने बोल दिया ऊपर। उधर से कुछ मैसेज भी हमारे पास में आया है। पोर्टल में थोड़ा इशू है, वर्क चल रहा है। ओके, चलो फिर ऐसा करो, आप लोग क्लास लेते रहो, कमेंट बाजी पे ध्यान नहीं देना है। और आज आपसे मैं 2-3 दिन के बाद मिल रहा हूँ भाई। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, इस बार मंडे को क्रिसमस था, तो बिलेटेड मैरी क्रिसमस सबसे पहले तो। और आज बेटा हम क्लास में क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वर्त्य गति जो है उसे हम स्टार्ट करेंगे, है ना। उससे पहले अगर आप सभी लोग, मैंने अभी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की एक सीरीज मैंने यूट्यूब पे चलाई थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर किसी बच्चे ने वहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हो तो उसने देखा होगा कि वहाँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं बच्चों को करा रहा हूँ। तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी कराया वो आपकी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चलेंगे, ठीक। तो 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं चाह रहा था कि एक बार आपसे डिस्कस कर लिए जाएं। एक इस बेटा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा यहाँ पे हम आराम से करेंगे डिस्कस, में थोड़ा स्पीड से पढ़ना होता है। इसने कहा है कि जब द्रव्यमान 5 किलोग्राम की, यानी कि ये आपसे कह रहा बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक कर देता हूँ इसे, वैसे सही है, फालतू बस कुछ सिंबल बने हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और जो भी आपका आंसर आए अपनी कॉपी में लिखो। जो बच्चा कल रात को इस क्वेश्चन को कर चुका है वो तो जल्दी कर ही लेगा, है ना। मैं बस यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना चाह रहा था, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया है। बेटा तो क्वेश्चन ने क्या कहा हमारे से, ये क्वेश्चन में कह रहा है, फर्स्ट क्लास का सुचिता, आई होप कि आपने पीछे क्लास सारी देख ली है ना। मिस्टर करें चरण स्पर्श, शायद कमेंट आने लगे हैं धीरे धीरे बच्चों के। चलो यहाँ देखो, इसने कहा बेटा कि व्हेन ए बॉल ऑफ मास 5 kg hits a bat with a velocity 3 मीटर पर सेकंड in a positive direction and it moves back with a velocity 4 मीटर पर सेकंड, find the impulse in SI यूनिट। बेटा आप सभी को मैंने बताया था, इम्पल्स जो है बेटा हमारे पास में आवेग जो होता है, इम्पल्स आवेग, इसे हमने लिखा था आई से। तो इम्पल्स मैंने आपको बताया था बेटा, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन के बराबर। यानी कि अगर आपको इम्पल्स निकालना है तो इम्पल्स में बेटा एक तो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, फोर्स इंटू टाइम, है ना, बल गुणा समय। तो अब यहाँ पे बेटा उसने ना तो टाइम का जिक्र कर रखा ना ही फोर्स का, यानी इम्पल्स का ये वाला फॉर्मूला तो हमें जरूरत नहीं है। पर इम्पल्स का आवेग के बारे में मैंने बताया था कि संवेग में जो परिवर्तन होता है, मोमेंटम में जो चेंज होता है उसे भी हम इम्पल्स आवेग कहते हैं। अब देखो मोमेंटम में चेंज होगा कि नहीं होगा भाई। अब मोमेंटम होता है सर मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि जैसे बेटा आपके पास में ये कोई दीवार है, कोई बल्ला है, अब इस पे जाके उसने कहा कि 5 किलोग्राम ए बॉल ऑफ मास 5 kg, बड़ी खतरनाक बोल है 5 किलोग्राम की भाई ये। अभी 5 किलोग्राम की बॉल गई बेटा, इस पर टकराई और टकराने के बाद में ये वापस आई। तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्लास में बताया था कि वेलोसिटी, वेग एक सदिश राशि है। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली है तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी।
तो बेटा हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है 5 kg, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो 4 तो है और वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो समय -4 लिखना पड़ेगा। बस हमारा काम हो गया। फिर मोमेंटम में चेंज निकालना है, तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी लिख देंगे और इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी। तो m ब्रैकेट में आ गया v माइनस यू। अब वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू थी 5, v की वैल्यू है -4, u की है 3, तो 7 और 5 हो गया 35। तो और इसकी यूनिट होती है इम्पल्स की न्यूटन सेकंड, यानी कि आपको इम्पल्स आया -35 न्यूटन सेकंड के बराबर। तो बेटा इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा 35। ठीक, तो जब कभी भी आपको पेपर में इम्पल्स आवेग निकालना होगा, इस बात का ध्यान रखना कि इम्पल्स निकालते समय या तो आपको मोमेंटम में चेंज संवेग में परिवर्तन निकालना पड़ेगा, और जब भी आप मोमेंटम में संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो याद रखना बेटा फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और जब इनिशियल मोमेंटम निकालोगे तो इनिशियल वेलोसिटी। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि बेटा ऑब्जेक्ट जा रहा हो 3 की वेलोसिटी से और 3 से ही वापस आ रहा हो, तो अब ऐसा मत कर देना कि फाइनल वेलोसिटी भी 3 और इनिशियल भी 3, 3 में से 3 गया 0 ही कर दो। भाई जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसकी अगर वेलोसिटी पॉजिटिव ली तो वो वापस आएगा तो वेलोसिटी निगेटिव लेनी पड़ेगी, तो 3 और 3 6 हो जाएगा एक्चुअल में वो। तो यहाँ पे चलो फिर भी वेलोसिटी अलग अलग दे रखी थी, बच्चे उस क्वेश्चन में ज्यादा फंसते हैं यहाँ पे वेलोसिटी सेम ही दे देता है। जैसे जब मैंने आपसे क्लास में करा रहा था, मैंने आपसे उस समय क्वेश्चन पूछा भी था, मान लो कि ये एक दीवार है और एक मोलिक्यूल्स उसका मास है m, ये v वेलोसिटी से जाकर दीवार पर टकराता है और ठीक उसी वेलोसिटी से वापस आ जाता है, तो इसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। तो अभी हम सोचना कि भाई जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से वापस आया। बेटा मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं, संवेग में परिवर्तन निकलता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल, तो यहाँ पर भी v माइनस यू। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी, अगर आपने ये वाली वेलोसिटी को लिया है पॉजिटिव तो ये वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी आपकी -v है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी v, तो v माइनस वी, ये माइनस के 2v हो गया तो -2mv आंसर आ गया। जबकि जो बच्चा ये क्या करेगा कि फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल v, तो v माइनस वी करके 0 कर देगा, उससे गलत हो जाएगा। तो ये बातें हम सभी को बहुत ध्यान से समझनी है। इस तरह क्वेश्चन आपको अच्छे पेपर में जहाँ पे आपको इम्पल्स निकालना हो, संवेग में परिवर्तन, या तो ऐसे पूछ लेगा या डायरेक्ट ये भी कह सकता है कि संवेग में परिवर्तन बताओ। तो याद रखना मोमेंटम वेक्टर जितने भी मोमेंटम और वेलोसिटी जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, सदिश संवेग वेग और संवेग जितने भी सदिश राशि हैं, इनके साथ में डायरेक्शन पलटते ही साइन पलट जाता है। इस बात को हमें जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मुझे आपके साथ में डिस्कस करना था, और एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा, अच्छा ये तो आप नहीं कर पाओगे अभी। चलो अब हम बेटा क्लास में पढ़ेंगे, हेड डालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हिंदी में लिखेंगे एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक कमेंट अभी भी चल लग रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रखा ना, तो आप लोग कमेंट नहीं आ रहे हैं यार। मेरी आदत है ना क्वेश्चन बहुत पूछने की, तो जब तक कनेक्ट नहीं हो पाता ना, समझ में नहीं आता कि बच्चों तक मेरी बात पहुंच पा रही कि नहीं। अब मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया पिछला और आपका रेस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, तो मुझे क्योंकि कमेंट नहीं आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा खुद को ही। खैर आपको मैं समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत आराम से बताया
तो अगर नहीं भी होगा तो कमेंट स्टार्ट हो जाएंगे ना, मैं दोबारा से पूछ लूंगा, ठीक है। तो कोई बच्चा टेंशन मत लेना। बेटा यहाँ पे देखो हमारे सिलेबस में है एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति तो आप समझ गए, सर्कुलर मोशन, तो यानी कि जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होगा। अब ये बताओ, मान लो कि यहाँ एक पार्टिकल ऐसे चल रहा हो, इसका मोशन थोड़े ना हम सर्कुलर मोशन कह देंगे। एक पार्टिकल ऐसे से आगे पीछे हो रहा है, इसका मोशन कह दोगे आप सर्कुलर मोशन? नहीं। लेकिन आपने एक पत्थर में धागा बांधा और ऐसे से घुमा रहे हो, जब वो पत्थर का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन दिखेगा आपको। जैसे कि धरती सूर्य के चक्कर काट रही है तो उसका मोशन कैसा? सर्कुलर, क्योंकि जब धरती चक्कर काट रही है सूर्य का तो एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, तो सर्कुलर मोशन है वो। तो सर्कुलर मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा एक सर्कल में मूव करेगा, ये तो ठीक है। मतलब बेटा अभी ऑब्जेक्ट जो था वो अभी यहां पर था, कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो लगातार वो एक सर्कल पे एक पार्टिकल हमारा घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है। लेकिन बेटा यूनिफॉर्म एक समान का मतलब है कि हम जो सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना क्लास में, उस सर्कुलर मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से भाग रहा होगा, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो मान लो यहाँ पे उसकी स्पीड है v, तो यहाँ पर भी उसकी स्पीड v होगी, यहाँ पर भी उसकी स्पीड v होगी, और यहाँ पर भी v होगी, ठीक। उसकी स्पीड बेटा क्या रहेगी? एक समान। तो हम जो भी सर्कुलर मोशन क्लास में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उन समय अगर मेरा ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो लगातार 5 से भागेगा। अच्छा, जैसे मैंने देखा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो आप बेटा जैसे मान लो पार्टिकल घूम रहे यहाँ पे है पार्टिकल, तो जिस भी पॉइंट पे पार्टिकल है वहां पे एक टेंजेंट, आप एक स्पर्श रेखा खींच दो। टेंजेंट समझ रहे हो? स्पर्श रेखा यानी कि वो रेखा जो सर्कल को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, वो स्पर्श रेखा टेंजेंट कहलाती है। तो ये जो बेटा टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो ना, ये टेंजेंट आपको वेलोसिटी की, वेग की डायरेक्शन बताती है। यानी कि जब पार्टिकल भागते भागते इस पॉइंट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जब इस वाले पॉइंट पर होगा यहाँ टेंजेंट खींचो, क्योंकि इधर को भाग रहा है ना, तो टेंजेंट भी उधर को खींचेंगे, तो ये वाली डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर ये है ना। आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच के आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब मैंने क्या देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, क्या उसकी डायरेक्शन फिक्स है? नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में एक ही रेखा में चल रहा होता तो उसकी दिशा फिक्स होती। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन बेटा हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर। इवन अगर मैं काम करूं, इससे ठीक जस्ट अगला वाला पॉइंट निकालू, उस पर डायरेक्शन कुछ और आएगी। तो सबसे पहला हम पॉइंट यही लिखेंगे, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, the direction of an object, the direction of an object changes at each point। हिंदी में लिखेंगे, वृत्तीय गति में किसी वस्तु की दिशा, वृत्तीय गति में किसी वस्तु की दिशा हर बिंदु पर बदलती है। इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट ईच पॉइंट। वृत्तीय गति में किसी वस्तु की दिशा हर बिंदु पर बदलती है। अब बेटा जैसे मैंने पॉइंट लिखा, तुरंत मेरे दिमाग में न्यूटन साहब घूमने लग गए। बोला साहब हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है, और न्यूटन ने तो अभी हमें चिल्ला चिल्ला के बताया, तो न्यूटन जी ने, ये भाई साहब कोई भी वस्तु अपने आप से अपनी स्टेट नहीं चेंज कर सकती। रुकी वस्तु खुद से चल नहीं सकती, चलती हुई खुद से रुक नहीं सकती, या अगर चल भी रही है तो खुद से अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकती। ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। यानी अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, यानी कि 100% यहाँ कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई बल काम कर रहा होगा, तभी डायरेक्शन चेंज हो रही है। बिना फोर्स के तो डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकती। अब कोई वस्तु जब सर्कुलर मोशन में होती है, वृत्तीय गति में होती है, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक बल है, तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। तो कोई वस्तु अगर आज के बाद आपको वृत्तीय गति में दिख जाए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वृत्तीय गति में लाने के लिए, यानी कि इसकी हर पॉइंट पर दिशा बदलने के लिए जो बल काम करता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंटर की तरफ लगता हो, हर पॉइंट पर लगेगा, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पर काम करता है। इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। हर पॉइंट पर केंद्र की ओर काम करेगा। अगर इस वाले पॉइंट से देखोगे तो इधर होगी डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, केंद्र की ओर। तो सेकंड लिखेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार बल है। अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार बल है। तो सर्कुलर मोशन के लिए बेटा कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। अब आप कहोगे सर ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है कि जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में दिख रहा है हमें कि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बदल रही है। अब डायरेक्शन तो फोर्स बदल सकता है, चलो आपने उसका नाम रख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। पर ये फोर्स आया कहां से? भाई कहीं कोने में बैठा होता है घर के कोने में, किसी वस्तु को सर्कुलर मोशन में घूमना है तो जाके आगे, हाँ भाई चलो गोल गोल घूम जाओ। ये कहां से पैदा होता है? देखो बेटा, सर्कुलर मोशन के लिए जो जिम्मेदार बल है अभिकेंद्र बल, ये कोई नया बल नहीं है, ये कहीं से उठकर आएगा। अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले से ही मौजूद कोई बल होता है जो वस्तु को घुमाने में हेल्प करने लगता है। आप कहोगे जी हवा भी नहीं आ रही, क्या बता रहे हो? अब मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे मैंने क्या कहा। बेटा आप फिर से एक पत्थर लो, अब एज्यूम करना, दिमाग में एक वीडियो बनाना, इस पत्थर के अंदर मैंने एक धागा बांध दिया। चलो अब मुझे बताओ कि बेटा मेरे पास जो धागा है, इस धागे में अगर कोई पत्थर बंधा हुआ हो तो धागे के अंदर एक खिंचाव तनाव होगा कि नहीं होगा? अगर पत्थर ना हो तो ऐसे ही धागा उड़ रहा होगा, लेकिन जैसे आप उसके अंदर पत्थर बांध देंगे तो पत्थर बनते उसके अंदर खिंचाव तनाव सा पैदा हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब बेटा तनाव है रस्सी, इसके रस्सी के अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब आप जब इस रस्सी से ऐसे घुमाओगे इस पत्थर को, तो जब पत्थर घूमेगा तो इसे क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। पता कहां से मिलेगा? जो धागे में तनाव था, जो धागे में टेंशन मौजूद थी, यही टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल का काम करती है और पत्थर को घुमाने में हेल्प करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं अलग से थोड़ी ना आया है। तो धागे में पहले से तनाव मौजूद था, टेंशन मौजूद थी, वही टेंशन घुमाने काम कर रही है। मजा आ गया? और दो तीन एग्जांपल देखो और बड़े समझ में आएगा। अब एक चीज देखो, जैसे आप कभी सड़क पर गाड़ी लेके जाते हैं, आप सड़क पर गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के टायरों पर फ्रिक्शन, घर्षण तो काम कर ही रहा है, चाहे वो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, चाहे फोर व्हीलर है ना। अब उसके फ्रिक्शन, घर्षण काम कर रहा है। जब अपनी गाड़ी को किसी मोड़ पर, जब आप किसी गाड़ी को किसी एक कर्व पर मोड़ते हो, तो मुड़ने के लिए, यानी कि जब आपकी गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ेगी तो सर्कुलर मोशन का एक पार्ट पूरा करेगी, तो घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कहां से मिलता है जी? वो अभिकेंद्र बल कहां से मिल रहा है? जो टायरों पर जमीन का फ्रिक्शन, घर्षण काम कर रहा था, यही फ्रिक्शन, यही घर्षण सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल बन जाता है। आप सबने पढ़ा होगा कि भाई एटम जो होता है, परमाणु, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और बाहर और न्यूट्रॉन भी होते हैं, खैर उन पर चार्ज नहीं है इसलिए उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। कहां से मिल रहा है? जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल काम कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आराम से भी रखे हो तो भी तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेंगे, तो यही इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, इलेक्ट्रॉन को घुमाने में हेल्प करता है। अगर कहीं भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर कोई वस्तु आपको सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में दिखे, तो वृत्तीय गति में है, इसका मतलब है कि एक अभिकेंद्र बल की वजह से वस्तु घूम रही है। और वो अभिकेंद्र बल क्या होगा? वो कहीं पर धागे की टेंशन हो सकता है, कहीं पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन, घर्षण हो सकता है, कहीं पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में लगता है। ऐसे धरती सूर्य के चक्कर काट रही है, तो धरती जब सूर्य के चक्कर काट रही है तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल चाहिए। कहां से मिल रहा है? जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स, यही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ घुमा रहा है। अगर पृथ्वी सूर्य के बीच में कोई गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो फिर कभी धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटेगी नहीं। अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, पहले से कोई फोर्स मौजूद है। जैसे धागे में तनाव, टेंशन, टायरों पर फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई फोर्स जो पहले से मौजूद है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल का काम करने लग जाता है। तो अभिकेंद्र बल किसके लिए जिम्मेदार है बेटा? वृत्तीय गति के लिए। और अभिकेंद्र बल जो है ये कोई फिक्स बल नहीं है,
कहीं पर अभिकेंद्र बल धागे का तनाव भी हो सकता है, ऐसे मैंने कहा। कहीं पर अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है। कहीं पर सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है। कहीं पर अभिकेंद्र बल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है। बहुत तरीके से हो सकता है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास एफ सी क्या है, यहाँ पे एफ सी का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स है अभिकेंद्र बल। ये किधर को लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर लगता है। ये काम करता है टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। ठीक, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। बेटा सर्कुलर मोशन में अगर आप देखें, फोर्स तो लग रहा है सेंटर की तरफ, और ये वेलोसिटी होती है टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। अगर आप मैथ पढ़ रहे होंगे तो मैथ में के गुरुजी ने आपको एक बात बताई होगी कि भाई ये सर्कल है और ये सेंटर, आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, स्पर्श रेखा आपने खींची, तो सर ने आपको बताया होगा कि सेंटर से केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो भी बेटा आप लाइन डालते हो ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंबाई 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पे देखो, तो बेटा ये फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ, और ये टेंजेंट है 90 डिग्री का। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। लिखेंगे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the angle between force and velocity is 90 डिग्री। वृत्त गति में बल और वेग के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। वृत्त गति में, एक समान वृत्त गति में बल और वेग के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, फोर्स भी और वेलोसिटी भी। ऐसे बेटा आपको पता है F इजगल टू होता है ma, तो जिधर को फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की भी होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि वृत्त गति में एक्सेलरेशन, त्वरण और वेग के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। इसके बेटा परपेंडिकुलर का चिन्ह होता है लंबवत का, यानी बल और वेग आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे, लंबवत हैं। ऐसे त्वरण और वेग, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी आपस में परपेंडिकुलर है। भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है F इजगल टू m में, जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही दिशा में होते हैं, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है और फोर्स और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है। अब तीसरा चौथा पॉइंट जो है मेरा, ये आप बताएंगे ध्यान से। अब आपको ये बताना है कि भाई एक समान वृत्त गति में फोर्स और वेलोसिटी के बीच का मैंने कहा कि एंगल 90 डिग्री, ठीक है, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी 90 कह सकते हो। क्वेश्चन मेरा ये कि भाई अब एक समान वृत्त गति है, यानी कि एक ही स्पीड से पार्टिकल भागेगा, तो एक समान वृत्त गति में वस्तु की चाल तो नियत है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है कि नहीं है, ये आपको बताना है। एक समान वृत्त गति में वस्तु की चाल तो नियत होती है, क्या उसका वेग भी नियत होता है कि नहीं, ये बताओ। अब क्या ये बताओगे यार, कमेंट क्या आने रहे। चलो अपने कॉपी पे कहीं ये अपने मन में सोच लो आंसर इसका, ठीक है। अच्छा अच्छा, कुछ आ गया, एक भाई मैंने कई बार कहा है, ये मत मेरे से पूछा करो बायो का क्लास क्यों नहीं हो रहा, केमिस्ट्री का क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। इसके लिए कॉल सेंटर पे कॉल करो आप। देखो बेटा, अब मेरे पास कमेंट आए हैं कुछ बच्चों के। बेटा देखो, एक समान वृत्त गति में वस्तु की चाल तो नियत है, वस्तु एक ही स्पीड से भाग रही है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 लेकिन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है। क्या ये मैं भी बता रहा है, गजला का सही है मनोज,
बेटा जहां पे भी मुर्गा बन जाओ इस समय तुरंत, है ना, और कम से कम आधे मिनट तक बने रहना। अरे तो वेलोसिटी नहीं पता चला, अभी पूरी कहानी सुना दी। पूरा देखो फोर्स, पूरा काइनेमेटिक्स पूरा का पूरा खत्म होने को है, और भाई साहब को ये नहीं पता, कह रहा जिम में भी। अरे वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है? वेलोसिटी होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन, चाल इनटू दिशा। किसी वस्तु की वेलोसिटी तभी कांस्टेंट हो सकती है, किसी वस्तु का वेग तभी नियत हो सकता है जब ना तो उसकी स्पीड बदले ना ही उसकी डायरेक्शन बदले। ये बात 500 बार बोल चुका हूं मैं क्लास में, पहली क्लास से लेकर आज तक का काउंट कर लेना, 550 हो जाएगा, 450 नहीं आएगा। तो किसी वस्तु का वेलोसिटी, किसी वस्तु का वेग अगर कांस्टेंट है, यानी ना तो उसकी स्पीड बदल रही ना ही उसकी डायरेक्शन, तभी हो सकता है। अब यहां पर स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि पार्टिकल एक ही स्पीड से भाग रहा है, उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर को है, इस डायरेक्शन में इधर है, इस डायरेक्शन में इसमें इधर, तो वेलोसिटी कहां से कांस्टेंट हो जाएगी? कह रहा मे बी। और यहां तो उनको क्लियर है, मे बी क्यों लगाना? अगर मैं खाली ये कहता कि एक वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं, तो आप कहते हैं सर स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया आपने। अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, डायरेक्शन बदल रही होगी तो नहीं होगी। तो सर्कुलर मोशन में तो आपको पता ही है कि डायरेक्शन बदल रही है हर पॉइंट पे, तो यहां मे बी का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा कि दो क्वेश्चन है मनोज अलग अलग ही। एक मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वस्तु, एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं? आप कहोगे जी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता कि डायरेक्शन बदल रही होगी तो फिर तो नहीं होगी। पर मैं एक कह रहा हूं आपसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्त गति में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? हाँ तो तुम्हें पता ही कि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। यहां में भी नहीं चलेगा, यहां क्लियर है कि डायरेक्शन बदल रही है। तो 4 पॉइंट लिखेंगे हम। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion the speed of an object, the speed of an object remains constant but velocity varies। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, एक समान वृत्त गति में, एक समान वृत्त गति में वस्तु की चाल तो नियत रहती है, एक समान वृत्त गति में वस्तु की चाल तो नियत रहती है, किंतु उसका वेग परिवर्तित होता रहता है, किंतु उसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अच्छा, जो मैं अभी कमेंट आने शुरू हुए तो अब पूछ लेता हूँ। जो मैं रात को 9 बजे 3 सेशन पढ़ा चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं उसमें, हेड ऑपरेटर के लिए बच्चों को। तो उसमें कौन कौन बच्चा आता है और क्या कुछ कर पाते हो, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो? पहले वाले जो मैंने सेशन लिया था उसको तो खैर मैंने कुछ ज़्यादा ही क्लासिक बेहतरीन क्वेश्चन डाल दिए थे। फिर मैंने सेकंड और थर्ड में डाले हैं ऐसे क्वेश्चन कि जिन्हें जो पूछे जा सकते हैं, उससे आपका लेवल भी बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इम्पोर्टेंट पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, है ना? तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसमें आगे तुम, या मैं ऐसे खाली फर्जी मेहनत कर रहा हूँ? अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम 5वें पॉइंट पे, 5th। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ये बनी एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है। उसने कहा पेपर के अंदर कि भाई जो एक समान वृत्त गति है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जहां वस्तु, जहां पे ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से भाग रहा है, ये मोशन एक्सिलरेटेड है कि नहीं है? आप कहोगे सर सर्कुलर मोशन बिल्कुल एक्सिलरेटेड है। एक्सिलरेशन के आपने 3 मतलब बताए थे। किसी वस्तु की स्पीड बढ़ते हुए दिखे तो भी एक्सिलरेट कर रही है, स्पीड घटते हुए दिखे तो भी एक्सिलरेट कर रही है, और उसके डायरेक्शन बदलते हुए दिखे तो भी एक्सिलरेट कर रही है। तो यहाँ तो डायरेक्शन तो पर पॉइंट पर चेंज हो रही है, यानी सर्कुलर मोशन जो है ये एक एक्सेलरेटेड, एक त्वरित गति का उदाहरण है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्त गति, एक ऐसा केस है जहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बदल रही और लेकिन ऑब्जेक्ट आपको एक्सेलरेट करते हुए दिख रहा है। भाई आप एक चीज देखो, आपने मान लो कि किसी व्यक्ति ने 1 सेकंड में इतना बड़ा टर्न लिया और एक ने इतना बड़ा ले लिया, आप कितना तेजी के साथ डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, वो भी एक्सेलरेट करना ही है। तो सर्कुलर मोशन जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिखेंगे हम यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब बेटा एक्सेलरेशन होगा कितना, अब यहाँ पे समझना आप कि भाई एक्सेलरेशन जो है, जिस डायरेक्शन में फोर्स वो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बेटा डायरेक्शन तो फिक्स नहीं होती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इधर को, इस पॉइंट पे इधर को, इस पॉइंट पे इधर को, इस पॉइंट पे इधर को है। और उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा कि वो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो फिक्स होगा। तो जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का वो कैसे निकाल सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण का परिमाण, यानी कि जहां पे हम दिशा की बात नहीं कर रहे, केवल मैग्नीट्यूड की। त्वरण का परिमाण तो होता है ए, और ये होता है बेटा वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। अगर आपको सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला हमारे पास है वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे वी का मतलब है कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, 3 मीटर सेकंड की 5, ठीक। और आर है सर्कल की रेडियस, तो आर है रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या, और वी है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की चाल, कितनी स्पीड से भाग रहा है वो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक। और एक्सेलरेशन के जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा वी स्क्वायर बाई आर से आप निकाल सकते हैं इजीली, ओके। अब जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, आप सोल्व करना। अभी फिर से कमेंट बंद हो गया, मैं दोबारा रिफ्रेश कर लूंगा। आप अगर कमेंट जाए तो लिख देना, वरना अपनी कॉपी में साइड में लिख लेना क्या आंसर आया आपका। बेटा मेरे पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ध्यान सुनना, बाद में कहो जी हमें सुना नहीं। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है, और इस पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहे इसी पार्टिकल की का आपको एक्सेलरेशन बताना है, क्या होगा, करो ये। अब ट्राई करके अपनी कॉपी में आंसर लिख लेंगे साइड में। चलो भाई मैं ही सोल्व कर लेता हूँ। फिर कमेंट बीच में आए थे 5-4 बच्चों के, फिर आने बंद हो गए। देखो बेटा एक्सेलरेशन जो होता है वी स्क्वायर बाई आर। अब बच्चे हैं गलती करते क्या है भाई, वी तो वैल्यू आपको दे रखी है साफ साफ 2 मीटर पर सेकंड। अब जो रेडियस है ना बेटा 10 सेंटीमीटर है, आपको इसे मीटर बदलना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग कर लो तो आ जाएगा 1/10 मीटर। यहाँ पे ऐसे थोड़े ना कर सकते हैं कि स्पीड में मीटर पर सेकंड, रेडियस सेंटीमीटर, एक जगह मीटर एक जगह सेंटीमीटर, नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे ऐसा यूनिट यूज करो। फोर्स है तो न्यूटन में ही होना चाहिए, लंबाई जब भी दिखे तो मीटर में ही बदलो उसे, है ना। और मास है तो किलोग्राम में ही चेंज करो। सारी बातें हमें पता है, वैल्यू पुट कर देंगे।
तो v कितना है, दो दो का स्क्वायर हो जाएगा 4, रेडियस है कितनी 1/10, तो 10 पहुंच जाएगा ऊपर, एक्सेलरेशन हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो 40 करेक्ट आंसर है इसका। वो सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे v की वैल्यू 2 दूनी 4 यहाँ पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 10, तो 0.4 बता देंगे, तो गलत हो जाता है उनका। ठीक, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो v² से हम निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इससे भी मैं अभी एक दो क्वेश्चन आपसे पीडीएफ से पूछूंगा भी। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसमें हम मेन अपने 6 पॉइंट के ऊपर। अगर बेटा अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, वृत्तीय गति में, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में है, वृत्तीय गति में है, तो उसे वृत्तीय गति में लाने के लिए एक फोर्स लग रहा है केंद्र की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। अगर ऐसा होगा कोई वस्तु बेटा सर्कुलर मोशन में है तो एक्सीलरेटेड मोशन है, अगर आप इसके ऊपर जाके बैठ जाओगे, अगर कभी भी ऐसा हो कोई एक्सीलरेटेड फ्रेम हो, यानी यहाँ पे एक्सीलरेट कर रहा हो कोई, और आप उसके अंदर बैठे हुए हो, तो बेटा यहाँ पे आपको एक सूडो फोर्स, एक छदम बल महसूस होता है। छदम बल ऐसा बल होता है जो केवल आपको महसूस हो रहा है, वास्तव में वो है नहीं। तो अब आप खुद देखना, जैसे मान लो कि आप किसी बस में बैठे हो, बस जा रही है जा रही जा रही है, बड़े आराम से बैठे थे, तो जैसे बस किसी मोड़ पे तेजी से मुड़ती है तो मैं लगता है ना हम खिड़की से बाहर की तरफ को निकले। ये बात मैंने आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के समय भी बताई थी, दिशा के जड़त्व के समय भी। तो बेटा कोई जब बस चल रही जब बस कोई अचानक से मुड़ती है तो आपका शरीर जो बाहर की तरफ को आपको लगता है कि धक्का लग रहा है, बाहर की तरफ को आपको जो फोर्स महसूस होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो बेटा एक सूडो फोर्स, एक छदम बल है, ये केवल आपको तभी पता चलेगा इसके बारे में जब कोई वस्तु जो एक्सीलरेट कर रही है उसके ऊपर ही जाके आप बैठ जाओगे। तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है अगर आप उसके ऊपर जाके बैठ जाओ तो आपको बाहर की तरफ को एक धक्का, एक आपको फोर्स महसूस होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल। तो सेंट्रीपिटल तो वो फोर्स है जो किसी वस्तु को सर्कुलर मोशन में लेके आता है, जो केंद्र की ओर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल वो होता है जो बेटा जब कोई, अगर आप कोई वस्तु जो सर्कुलर मोशन में आप उसके ऊपर जाके बैठ जाओ तो आपको बाहर की तरफ को एक फोर्स जो महसूस होगा, एक धक्का सा जो आपको महसूस होगा, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक छदम बल है, एक सूडो फोर्स है ये। और ये बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर को उतना ही महसूस होगा जितना एक्चुअल में अंदर को सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। तो अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है और अगर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो उसके ऊपर जाकर जो व्यक्ति बैठ जाएगा उसे बाहर को धक्का भी 20 न्यूटन का ही महसूस होगा। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों की वैल्यू आपस में होती है इक्वल, पर डायरेक्शन अपोजिट है। सेंट्रीपिटल लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर, और सेंट्रीफ्यूगल लगता है रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यता बाहर की ओर। यानी कि अगर हम त्रिज्या को बाहर की तरफ को बढ़ा दें तो रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यता बाहर की ओर लगता है ये। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एफसी डैश क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। अब केंद्रीय बल, और ये लगता है रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यता बाहर की ओर। रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यता बाहर की ओर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल लगता है टुवर्ड्स द सेंटर और ये लगता है बाहर के, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो तीर का निशानी बराबर ही बनाते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव पेपर होता तो कह रहा तो चल जाएगा। अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम 6 पॉइंट में, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल आर, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल आर, centrifugal and centripetal are equal and opposite forces। हिंदी में लिखेंगे, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्र बल बराबर और विपरीत बल है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्र बल बराबर और विपरीत बल है, बराबर और
विपरीत बल है। ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों बेटा होते हैं बराबर फोर्स और इक्वल। इक्वल तो है, मतलब इक्वल है और साथ में अपोजिट। तो अपोजिट के लिए माइनस का मैं साइन लगा देता हूँ। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस का लगी, दोनों की डायरेक्शन होगी अपोजिट। और इनकी बेटा वैल्यू कितनी होगी? एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। आप कहेंगे सर फोर्स तो होता है एफ इजगल टू एम में। बेटा फोर्स एफ इजगल टू एम में तो होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में ए की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। इसलिए फॉर्मूला बन गया एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। और अगर आपको इनकी वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला एफ इजगल टू एम में से ए की वैल्यू होती है सर्कुलर मोशन में वी स्क्वायर बाई आर, तो आप निकाल सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक। जैसे एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, ये ट्राई करो। ये करना, सोल्व करके कॉपी पे अपने लिख लेंगे साइड में। ठीक है। और फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो उस आंसर से मैच करना। हम्म। और बेटा सभी है। कुछ बच्चों के मेरे पास आंसर आने लगे हैं। मनोज और बादल का दिख रहा है, देखो। इसने कहा है ए 500 kg कार टेक्स ए राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद ए वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो मास कितना दे रखा है? 500 kg, तो सही है। लेकिन बेटा आपको मैंने बता दें, न्यूमेरिकल में हमेशा यूज करेंगे हम एसआई यूनिट। तो जो वेलोसिटी है उसके साथ दिक्कत क्या कर रखी है उन्होंने, देखिए 36 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आपको पता है बेटा वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसे किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 आ गया। तो वी की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है। तो आपने वी की वैल्यू आई 10। तो वी स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। नीचे आर की वैल्यू कितनी है? 50। 50 दूनी 100, यानी मेरे पास आंसर आ जाएगा 500 का डबल करेंगे तो 1000 न्यूटन। जिन बच्चों का आंसर आया 1000 न्यूटन उनका बिल्कुल ठीक है। यानी केवल आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। बस ध्यान ये रखना था कि वी जो है किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना था। रामपाल, नेहित, मणिभूषण, रोहित को जो मुझे आंसर दिख रहे हैं, इनका एकदम बिल्कुल ठीक आंसर आया एकदम से। ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे
बड़ा क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं। रामपाल ने गलत कर दिया है, देखो बेटा यहाँ देखना, इसने लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट मोशन। बेटा हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से भाग रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड तो नहीं बदलेगी। पर मैंने कहा था कि उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी डायरेक्शन बदलने की वजह से। तो जहां जहां पर वेलोसिटी लिखा है नहीं कि तो हमारे आंसर नहीं होंगे। अब स्पीड दो जगह लिखा है नहीं कि स्पीड तो बदलती नहीं, ठीक है। और मैंने कहा था बेटा आपसे जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी नहीं बदलता। अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है उसकी स्पीड नहीं बदलेगी, और उसका जो त्वरण का परिमाण आएगा वी स्क्वायर बाई आर, आपने सोल्व किया, मान लो आया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वैल्यू हमेशा 40 ही दिखेगी। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलता है। हाँ, अगर खाली यहाँ पे एक्सेलरेशन शब्द लिखा होता तो फिर वो तो बदलता, क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो बदल रही है। तो आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर पेपर में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि सर्कुलर मोशन में क्या चीज वेरी करती है और क्या नहीं करती, सर्कुलर मोशन बेटा क्या चीज रहेंगी कांस्टेंट, यहां पे लिखवा देता हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में जो चीज कांस्टेंट रहेंगे उसे यहां लिख दे रहे हैं हम, जो वेरी करेंगे उसे यहां लिखेंगे, जो वेरी करते हैं, वेरीज बदलती है, ठीक है। तो कांस्टेंट बेटा एक तो वस्तु की स्पीड नहीं बदलती, उस वस्तु का मास, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, वो 2 किलो की तो 2 किलो की रहेगी, और एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का परिमाण, ये भी नहीं बदलेगा। क्या बेटा बदल जाएगी चीजें, टाइम, भाई अभी पत्थर 12 बज के 12 मिनट पे यहाँ पे है, तो 12 बज के 12 मिनट 1 सेकंड पे यहाँ पे है, 2 पे यहाँ, 3 पे है, तो टाइम वेरी करेगा। वेलोसिटी वेरी करेगी वेग डायरेक्शन बदलने की वजह से, है ना। एक्सेलरेशन वेरी करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन खाली अगर मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज आ जाती हैं। यहाँ मैंने स्पेशली लिखा है त्वरण का परिमाण, ठीक है। और इसके अलावा बेटा वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम संवेग भी बदलेगा। मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन बदलने से मोमेंटम भी बदलेगा। तो अगर कोई चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, एक समानुवर्ती गति में, तो ध्यान से पढ़ लेना, भाई स्पीड तो बदलती ही नहीं है, वेलोसिटी तो बदल जाएगी डायरेक्शन में चेंज की वजह से। अब जो एक्सेलरेशन के साथ उसने मैग्नीट्यूड लिखा तो कांस्टेंट है, और खाली एक्सेलरेशन लिखा था वो चेंज होगा, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। बेटा जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जो डेली लाइफ में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हम। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल के उदाहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल के उदाहरण।
देखो यहाँ बड़ा ध्यान समझना, इसका बेटा बड़ा फेमस एग्जांपल है। जैसे कि आप कभी आपने देखा हो, कर्ड लो, आप दही लो, है ना, और दही में आपकी मम्मी रई डालती होंगी, हमारे यहाँ रई कहते हैं उसे, कुछ जगहों से मथनी कहते हैं, है ना। आपने रई ली और ऐसे घुमाई दही के अंदर, जो आप दही, आपकी मम्मी ऐसा क्यों करती हैं? दही के अंदर रई चलाने से फायदा क्या होता है? जब रई चलती है ना, तो पूरी की पूरी दही सर्कुलर मोशन में वृत्त गति में आ जाती है। अब दही तो सर्कुलर मोशन वृत्त गति में आ गई। अब दही जब घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो दही के अंदर जो मक्खन वाले पार्टिकल्स हैं, जो मक्खन वाले कण हैं, उनमें बाहर की तरफ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल लगेगा। तो दही से जो है बेटा, जब दही घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो मक्खन वाले पार्टिकल्स हैं वो हो जाएंगे अलग, तो दही से आप मक्खन को अलग निकाल लेंगे। तो पेपर में पूछता है कि सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन का अलग होना, ये किस फोर्स की वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगल। या आप ऐसे दूध में रही चलाओ, जब दूध में आप मथनी या रही को ऐसे चलाएंगे तो दूध भी सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। अब दूध के अंदर जो क्रीम वाले पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। तो दूध से क्रीम का अलग होना हो, या आपसे पूछ ले कि दूध से दही से मक्खन का अलग होना हो, ये किसके एग्जाम्पल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। या आप कभी किसी सर्कुलर पाथ पे, जब कोई मोटरसाइकिल वाला जब किसी सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो उसे जो बाहर की तरफ को जो धक्का महसूस होता है, जो बाहर की तरफ को उसे फोर्स महसूस होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। ये वॉशिंग मशीन में आपको जब कपड़े सूखते हैं उस समय देखने को मिलता है। एक वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आपके कपड़े, वो ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन आती है ना, पहले कपड़े आपके धुल गए, है ना, तो उसका जब कपड़े आप सूखते हैं, तो सूखने के टाइम पे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में लिखा होता है स्पिन। सूखने के लिए आप कपड़ों को स्पिन कराते हैं, यानी कि जो कपड़े हैं अब कुछ नहीं करेगी वॉशिंग मशीन, केवल उन्हें ऐसे स्पिन कराएगी। अब कपड़े आपके सर्कुलर मोशन में घुमा रही है वॉशिंग मशीन, कपड़े ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब कपड़ों के अंदर जो पानी भरा हुआ है उनके ऊपर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल, और सारा का सारा पानी कपड़ों से बाहर निकलता रहेगा। तो जब कपड़े बाहर निकालेंगे वॉशिंग मशीन से, बिल्कुल निचोड़े हुए होंगे, उनके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, पर मॉइस्चर तो रहेगा ही, इसलिए हमें 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए उन्हें धूप में भी डालने पड़ते हैं। तो वॉशिंग मशीन में कपड़ों का सूखना हो, जब किसी सर्कुलर पाथ पे आप बाइक लेके चलते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत ही तेज बाइक चलाते हैं ना, जो रेस लगाते हैं बाइकों की, तो वो जब उनका जो ट्रैक होता है बहुत ही कर्व भी होते हैं बीच में, तो क्या करते हैं, बहुत ही स्पीड से बाइक चला रहे होते हैं, तो जब वो बिल्कुल किसी मोड़ पे आते हैं ना, तो अपने शरीर को पूरा झुका लेते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बिल्कुल बाइक आप पूरी स्पीड जा रहे हो और मोड़ आया से अगर आपने बाइक मोड़ दी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप बाहर गिर पड़ोगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एडजस्ट करने के लिए वो अपने शरीर को काफी झुका लेते हैं, उनका घुटना टच होने वाला होता है जमीन से, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे भी तो केवल उनकी बाइक को सीधा करने में ही खर्च हो जाए। पूरा फिजिक्स यूज करते हैं वो। यहाँ पे लिखेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल में, पहला सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन का अलग होना। सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन का अलग होना। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम का अलग होना। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम का अलग होना। पढ़ लिखेंगे, आउटवर्ड फोर्स ऑन ए मोटरसाइकिलिस्ट, ऑन ए मोटरसाइकिलिस्ट इन अ सर्कुलर ट्रैक, इसी वृत्ताकार मार्ग में मोटरसाइकिल सवार पर बाहर की ओर लगने वाला बल, इसी वृत्ताकार मार्ग में मोटरसाइकिल सवार पर बाहर की ओर लगने वाला बल, आउटवर्ड फोर्स ऑन ए मोटरसाइकिलिस्ट इन ए सर्कुलर ट्रैक। एक लिखेंगे वॉशिंग मशीन। इन सब जगह आपको कौन सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दही से मक्खन का अलग होना हो या दही से क्रीम का। ये बच्चा पूछ रहा है कि दूध से क्रीम अलग हो जाती है तो उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा अगर दूध से क्रीम निकल जाए ना तो डेंसिटी बढ़ जाती है, ये मत सोचना घट जाएगी, क्योंकि जो क्रीम है ना वो हल्का वाला पार्ट है, तो कम डेंस चीज आपने निकाल दी है। तो दूध में बेटा मेनली वाटर कंटेंट होता है और क्रीम, तो वाटर कंटेंट भारी है और क्रीम वाला हल्का है, तो दूध से क्रीम निकलने के बाद उसकी डेंसिटी बढ़ेगी ना कि घटेगी। चाहो तो लिख भी लेना कि दूध से क्रीम के अलग होने के बाद डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, घनत्व तो बढ़ जाता है दूध का। ठीक, अब यहां पर एक दो क्वेश्चन आपसे चाहूंगा कि आप और करें।
ये अभी बिहार में आया एक पेपर में क्वेश्चन, ये करना है आपको। तो बेटा सब क्वेश्चन ये। चलो बेटा ने लिखा है, इफ द स्पीड एंड रेडियस ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ आर डबल देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी। यदि वृत्ताकार पथ पर घूम रहे किसी पिंड की गति यानी कि चाल और उसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। बेटा देखो ये कह रहा है कि स्पीड भी दुगुनी कर दी और उसकी रेडियस भी दुगुनी कर दी, तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, v²/r होता है सर्कुलर मोशन में। अब वो कह रहा है कि बेटा स्पीड कर दी दुगुनी, स्पीड फॉर्मूले में कहा लिखा है ऊपर, तो स्पीड दुगुनी की है तो v का स्क्वायर है तो 2 का भी तो दुगुनी किया तो उसका तो स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रेडियस भी की है दुगुनी तो रेडियस लिखा है नीचे तो दुगुना लिखेंगे नीचे, तो एक्सेलरेशन बेटा पहले से कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, डबल। समझ रहे बात को भाई। अगर आपसे ये कह दे कि स्पीड कर दी दुगुनी और रेडियस कर दी आधी, तो एक्सेलरेशन कितने गुना होगा ऐसे पूछ ले, तो आप ध्यान रखो ना, सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है v²/r के बराबर। अब वो कह रहा है कि स्पीड कर दी दुगुनी, तो आपको याद रखना है कि बेटा स्पीड पे स्क्वायर है, तो जो अगर आप दुगुना कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्पीड की दुगुनी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब रेडियस लिखा है नीचे, रेडियस की आधी तो आधा नीचे लिखेंगे, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो अब एक्सेलरेशन आपका पहले से 8 गुना हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 8 गुना हो जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्पीड दुगुनी रेडियस दुगुनी करा है, तो 2 का स्क्वायर 4, रेडियस केवल दुगुनी की आधी नहीं की है, तो दुगुना आया आंसर। तो कुछ भी वैल्यू बना सकता है, ऐसे वो 3 गुना कर दिया, एक को आधा कर दिया, एक को 4 गुना, एक को 5 गुना, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई ज्यादा है नहीं इसमें इतना गेम। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे वहां पे लिया था, ये इसने कहा है, ये पिछले उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन एडजॉइनिंग द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकंड। बेटा देखो आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा है और कह रहा है कि मोमेंटम में चेंज कितना आएगा आपको बताओ। तो बेटा एक्चुअली बताओ, मोमेंटम में चेंज होता है इम्पल्स आवेग के बराबर, है ना, और इम्पल्स हमने पढ़ा है कि फोर्स इनटू टाइम होता है। अगर बेटा आपके पास में फोर्स और टाइम का ग्राफ हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको बल और समय का ग्राफ, तो फोर्स और टाइम का अगर ग्राफ है ना, तो उसके अंदर का अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको इम्पल्स आवेग देगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, वेग और समय का ग्राफ, तो उसके अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देता है। स्पीड और टाइम का ग्राफ हो तो उसके अंदर का एरिया डिस्टेंस दूरी देता है। ऐसे ही अगर आपके पास में एक मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हो, त्वरण और समय का, तो उसके अंदर का एरिया आपको वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन देगा। तो ऐसे बेटा फोर्स और टाइम का ग्राफ हो, उसके अंदर का एरिया इम्पल्स आवेग देता है। तो इस वाले पॉइंट को भी लिख लेना, द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स टाइम गिव्स इम्पल्स, हिंदी में लिखेंगे बल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, बल समय ग्राफ के
अंदर का क्षेत्रफल आवेग देता है। आवेग, तो इम्पल्स आवेग मिलेगा, और इम्पल्स से क्या होता है, मोमेंटम में चेंज, संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो बस आपको एरिया निकालना है। तो हमारे पास में तीन एरिया बनेंगे। तो एक तो ये जो वाली लाइन है, इसने इतना एरिया घेर लिया, A1 एरिया, ये बनेगा A2 एरिया, ये बनेगा A3। तो A1 की वैल्यू निकालते हैं। ये बेटा किसका एरिया है, त्रिभुज का। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस। बेस 0 से लेकर 2 तक का है 2, आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक कितनी है, ये 6 के बराबर। तो A1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 6। अब A2 निकाल लो। ये क्या बेटा बन रहा है हमारा, आयत। आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2 से 4 यानी कि लंबाई हो गई 2, और चौड़ाई कितनी है, ये 3 तक की। और ये बेटा जो फोर्स है ऊपर वाला पॉजिटिव फोर्स है, और नीचे निगेटिव, यानी कि ये -3, तो कितना हो गया, -6। अब ये वाला एरिया निकाल लो, A3। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4 से लेकर 8 तक लंबाई 4, और ऊंचाई यहां से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 3। कितना हो गया, 12। तो -6 से +6 कट गया, तो केवल कितना आएगा, 12। यानी कि मोमेंटम में चेंज, इम्पल्स आएगा 12। तो इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। तो सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये जो अंदर किसके एरिया के अंदर से क्या मिलेगा, सारे पॉइंट एक साथ लिख लेना। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि वेग और समय का ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का एरिया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट देता है। स्पीड और टाइम का ग्राफ है, चाल और समय का ग्राफ है, तो उसके अंदर का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो आपको डिस्टेंस दूरी देगा। आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, त्वरण और समय का ग्राफ है, तो उसके अंदर का एरिया वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी देता है। और आपके पास फोर्स और टाइम का ग्राफ है, तो उसके अंदर का एरिया आपको इम्पल्स, आवेग देगा, है ना। तो आप ऐसे चीजों को कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक तो ना, आज क्योंकि कमेंट आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, रुक जा रहे हैं बीच बीच में, थोड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। मेरी भी आपसे ढंग से बात हो नहीं पा रही है। तो हम कल की जो क्लास होगी हमारी, उस हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और किसी से कुछ आज की क्लास से जुड़ा हुआ समस्या रह जाए तो मुझे बता देना कल, ठीक है। तो अपना पढ़ के आना, और शुरू के 5 मिनट हम पहले डाउट सेशन ले लेंगे आज की क्लास से जुड़ा हुआ। ठीक है, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।